ये स्टेट गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ सारे अच्छे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 2 कर रहे थे। जीएसटीआर 2 में जितनी भी हम लोग परचेज करते हैं उसका आईटीसी लेते हैं। आईटीसी लेने के लिए आपको मैंने बताया था कि जीएसटीआर 2 भी जो है वो एलिजिबल होती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी। जीएसटीआर 2 भी जो होती है वो बेसिकली जो है वो एलिजिबल होती है। जीएसटीआर 2 भी में आपका जितना भी डाटा आ जाएगा तो उतना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो आईटीसी जीएसटीआर 2 में नहीं आया तो वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो रिटर्न जो है अपनी लेट फाइल करते हैं। वो जैसे लास्ट डेट जो होती है वो 11 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की, तो कुछ लोग होते हैं 15 को करते हैं, 16 को करते हैं। तो उस केस में आपको उस मंथ वो आईटीसी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ वो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें मैंने सारे कॉलम लगभग बता ही दिए थे। एक लास्ट जो हमारा रह गया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है बेसिकली जो आपकी जितनी भी कस्टम ड्यूटीज होती हैं, वो कस्टम ड्यूटीज के ऊपर अगर जो भी आपका टैक्स चार्ज होता है उसके ऊपर, तो वो जो है वो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर आता है। वो ओवरसीज वाला जो है वो सारा इसके यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो आप वो भी एलिजिबल हैं लेने के लिए। ठीक है ना। इसके लिए बेसिकली आपने जो भी इंपोर्ट करा है वो इंपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो भी आपने पेमेंट करी है फॉरेन में वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जो कस्टम ड्यूटी के पेपर्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो उसमें आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स का भी आपको मिल जाएगा आईटी से। बाकी जो पार्ट बी था हमारा, पार्ट बी में हमारे क्रेडिट नोट थे, डेबिट नोट थे। क्रेडिट नोट जो होते हैं वो हमेशा माइनस के अंदर आते हैं। जैसे कि ये क्रेडिट नोट अगर आ रहा है तो ये क्रेडिट नोट का मतलब आईटीसी लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आईटीसी आपने अपना उतना डिडक्ट करना है। अगर आपका आईटीसी सीजीएसटी का 17,294 ये आ रहा है, अगर 17294 ये आ रहा है, तो उसमें से आप 3445 ये डिडक्ट कर देंगे उसके अंदर, ये आप लेस कर देंगे। इतने के क्रेडिट नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ गए होंगे। ठीक है ना। तो ये क्रेडिट नोट का मतलब होता है बेसिकली परचेज जो आपने लोग करी है वो एक तरह से रिटर्न हो गई है। तो ये क्रेडिट नोट के जो भी आपके आईटीसी हैं वो सारे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आप इसको दो तरीके में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, रिकंसाइल करने के लिए। और अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है कि अगर आपकी रिकंसिलेशन मैच नहीं हो रही है तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप 3D में करेंगे। ठीक है ना। आईटीसी लेने के लिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है आईटीसी ट्रैक करने के लिए कि कौन से मंथ का आपका रह गया, कौन से मंथ का नहीं रह गया। तो यहाँ पे आप जाएंगे रिटर्न के अंदर, इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर में देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं जो भी आईटीसी आपको लेना चाहिए था। ये जो है फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर वो लायबिलिटी डिक्लेयर, जितनी भी आपकी लायबिलिटी बनती है उसमें से आपने कितना पे करा है और कितना नहीं पे करा है। ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे जीएसटीआर 1 के अंदर जो लायबिलिटी हमने जीएसटीआर 1 के अंदर जो लायबिलिटी निकली है वो निकली है 358,101, लेकिन लायबिलिटी पे कितनी करी है हमने 357,791। तो इसमें जो शॉर्टफॉल है वो 309 रुपीज है। तो इतने रुपए आपने कम पे करे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो अगर आपने रिवर्स चार्ज जो है वो रिवर्स चार्ज अगर आपने उस मंथ का नहीं पे करा है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। यहाँ पे सच टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो 2P के अकॉर्डिंग 309 रुपीज की आपकी जो लायबिलिटी आ रही थी वो आपने जीएसटीआर 3B में नहीं पे करी। ठीक है ना। तो ये सेम इनपुट के अंदर भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना। आपने इतने का इनपुट भी नहीं दिया होगा, अगर आपने लायबिलिटी पे ही नहीं करी है तो आपने इतने का इनपुट भी नहीं दिया होगा। तो अगर आप इनपुट वाली स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम हमारा है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को छोड़ के जो भी आपका इनपुट क्रेडिट बनता था
वो आपने क्लेम कितना किया और कितना नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर 3B के अंदर जो आपने क्लेम करा है और 2B के अंदर जो आपने क्लेम करा है वो दोनों नजर आ रहे हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्स आपके पास नहीं आए तो वो शॉर्ट फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस होती है ये प्रैक्टिस बेसिकली राइट नहीं होती है। इसमें आपको जो आईटीसी है वो तो यही दिखाना है, लेकिन बाद में उसको रिवर्सल करना है। तो आज हम 3B करेंगे। 3B करने के लिए हम लोग देखेंगे कि 3B में ये सारी चीजें कैसे एडजस्ट होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि GSTR1 हम लोग सारे कर चुके हैं, और GSTR2B हम सारे कर चुके हैं। GSTR2A बेसिकली जो होती है उसके अंदर सारे इनवॉइसेस आते हैं, लेट डेट वाले भी। अगर किसने लेट फाइलिंग करी है तो GSTR2 के अंदर वो रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे उस मंथ के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्लेम कर लेंगे, ठीक है ना। आप जो रिपोर्ट बनाएंगे वो 2B के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हम करेंगे 3B। 3B में हम क्लिक करते हैं, पहले यहाँ पे जाएंगे GSTR3B में। ये देखिए 3B के अंदर आपके जो कॉलम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। जो फर्स्ट कॉलम आपका है वो 3.1 है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ये जो होता है ये बेसिकली सेल के लिए होता है। जितनी आपने सेल डिक्लेयर करी है अपने GSTR1 के अंदर उतनी आप 3B के अंदर पे करेंगे, ठीक है ना। अब वो सेल कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। जो पहला कॉलम है आपका इसके अंदर आएगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि वो वाली सारी टैक्सेबल सप्लाई, वो वाले सारे सेल्स के बिल जिसके अंदर जीरो रेटेड नहीं इंक्लूड है, नील रेटेड नहीं इंक्लूड है और एग्जम्प्टेड नहीं इंक्लूड है, तो वो सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। टोटल टैक्सेबल वैल्यूज IGST, CGST और HGST वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बेसिकली आपकी GSTR1 के साथ मैच होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये हम अप्रैल के महीने का कर रहे हैं, तो अप्रैल में आपने अगर चेक करना है कि आपने GSTR1 में आपने इतनी ही फिगर दिखाई है या नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे आपको उसे चेक कर लेंगे। जैसे कि IGST इसमें आ रहा है 2,29,000। अगर हम GSTR1 चेक करें, ये अप्रैल के मंथ का है, ये GSTR अप्रैल के मंथ की आ गई है। व्यू समरी में हम देख लेते हैं लास्ट में, ये देखिए 2,29,894। तो जितनी आपकी GSTR1 की अमाउंट है उतनी ही आपने GSTR3B में भी दिखानी है, ठीक है ना। वो आपकी मैच होनी चाहिए, वो आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। अगर आपने कोई गलती करी है, कुछ भी करी है, तो GSTR1 में भी उसकी एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है ना। उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कंपैरिजन चार्ट है वो आपका गलत हो जाता है उससे। अब हम वापस 3B में आते हैं। हमारे फर्स्ट कॉलम में जो कि ये था, इसमें देखिए यही सेम सेल हमारी जो GSTR1 के अकॉर्डिंग आ रही है। सेकेंड कॉलम इसमें है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। अगर आपकी सप्लाई, अगर आपकी कोई ऐसी सेल है जो जीरो रेटेड वाली है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है आपने या फिर 0% टैक्स भरना है, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अंदर IGST वाला कॉलम मेंशन है, लेकिन बेसिकली जीरो रेटेड में जो होता है वो IGST वाले कॉलम नहीं आते हैं, वो हमेशा जीरो रेटेड ही रहेंगे। उसके अंदर परसेंटेज जो टैक्स की होगी वो जीरो रेटेड होगी, 0% होगी। या फिर कोई जो स्पेशल केस वाले जो होते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट को सप्लाई करा कुछ, जहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन मिली है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड है आपका अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। जो वो वाली सप्लाई जो नील रेटेड है और एग्जेम्प्टेड है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें कोई सेल ऐसी होती है कि जिसके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोई और जैसे फूड वाली आइटम होगी, तो उसके ऊपर जो होता है वो टैक्स होता ही नहीं है, तो वो सारे एग्जाम में आ जाएंगे और रिलेटेड में आ जाएंगे। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने कोई टैक्स ना चार्ज किया होता है, ना ही आप टैक्स कोई पे करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर है आपका इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज।
अगर कोई सप्लाई रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग आ रही है तो वो वाला जो टैक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखिए बेसिकली ये इनपुट से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप हेलो सर, जो लाइबल रिवर्स चार्जेस है इसमें वही वाले चार्जेस आएंगे ना जो हमारे लॉजिस्टिक मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं। जी जो लॉजिस्टिक में आ रहे थे और जो आपके टू बी में आ रहे थे, ठीक है ना, टू ठीक बी है में सर। एक रिवर्स चार्ज वाला कॉलम था, जो रिवर्स चार्ज कॉलम में जो भी आपकी अमाउंट आ रही थी वो वाली अमाउंट वो जो है यहाँ पे आपने इनपुट तो लेना ही है, प्लस यहाँ पे लायबिलिटी भी दिखानी है उसकी, ठीक है ना, ठीक उसकी यहाँ पे लायबिलिटी ठीक भी है। दिखानी है। आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो कॉलम है ये दोनों रेड हो रखे हैं, ये दोनों रेड इसलिए हो रखे हैं कि जो रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी आई थी वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाई है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लायबिलिटी आपने नहीं दिखाई है लेकिन आप इनपुट ले लेते हैं, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग इनपुट लेना है तो आपको लायबिलिटी भी यहाँ पे दिखानी हो, तो वो सारी सप्लाई जो रिवर्स चार्ज के अंडर आती हैं वो वाली लायबिलिटीज आपने यहाँ पे शो करनी है इस कॉलम में। फिर लास्ट है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी होता ही नहीं है वो वाली सप्लाईज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट कॉलम, ये जो 3.1 कॉलम है, ये कॉलम जो होता है ये सारा सेल से रिलेटेड कॉलम होता है, ठीक है ना, जिनके ऊपर टैक्स लग रहा है और जिनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ये कॉलम जो है वो रेड हो रखा है, रेड थोड़ा सा बेसिकली। हाँ जी सर ऊपर बैक जाना सर, वो आईटीसी का कॉलम दिखाना सर। इसमें हाँ सर ये जो सी वाला कॉलम है, अदर जी आउटवर्ड सप्लाई न्यू रेटेड एक्सेप्टेड और जी नॉन आउटवर्ड सप्लाई, ये जो आखिरी, इसमें क्या डिफरेंस है सर? सर इसमें ये डिफरेंस है कि कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स जो होता है वो जीरो होता है, ओके सर। वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये होती है एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज मैंने पहले ही बताया, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ये एग्जाम के अंदर आ जाती हैं। रिलेटेड में जो है वो फार्मेटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपका उससे रिलेटेड वाला काम है तो आपने रिलेटेड में दिखाना है, एग्जाम का है तो एग्जाम में दिखाना है। और जीरो रेटेड जो होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज जो है वो जीरो रेटेड के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। जीरो रेटेड में जो बेसिकली क्या है, जितनी भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं वो वाली सप्लाईज आपके यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी इंडिया में भी जो हम लोग करते हैं वो जीरो रेटेड पे आती है, वो स्पेशल केसेस होते हैं गवर्नमेंट वाले, तो वो वाली भी आपने यहाँ पे शो करनी है। और नॉन जीएसटी सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं है, तो वो हो गया आपका पेट्रोल हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका जो है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगी। और रिलेटेड में एग्रीकल्चर जो दवाइयों वाले हैं वो वाली यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, ठीक है। हाँ ओके सर। और सर एक चीज और पूछनी थी, जो अभी आप एक आईटीसी में 2,29,000 का अमाउंट दिखा रहे थे, तो वो सर जीएसटीआर आपने बोला सेम रहेगा, तो जीएसटीआर 1 जो होती है वो सेल की होती है, तो सेल में डिफरेंस रहेगा ना, मतलब फिर भी एक अलग टोटल अमाउंट बताएगा, जीएसटीआर 1 अलग टोटल अमाउंट बताएगा? नहीं 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 नहीं, वो सेम ही रहेगा। वो जो लास्ट में टोटल आएगा आपका, मैं वही बता रहा था, देखिए ये कॉलम जो है वो रेड हुआ हुआ है, ये जो लास्ट में टोटल आया है आपका टैक्स वाला जो कॉलम है, इतना ही टैक्स आपने जीएसटीआर 1 में भी दिखाया होगा, ठीक है ना। 2,29,000 अगर आईजीएसटी के अंदर दिखाया है तो इतना ही आपने जीएसटीआर 1 में भी दिखाया होगा। ये आपका जो टैक्स है ये दोनों मैच होना चाहिए। इसके लिए मैं वही कह रहा था कि आपको हमेशा टैक्स कंपैरिजन चार्ट जो है वो जरूर चेक कर लेना है, जो कि रिटर्न्स में जाके रिटर्न्स में जाके जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम जो बताता है आपका वो रिटर्न से रिलेटेड बताता है कि जीएसटीआर 1 में आपने कितनी लायबिलिटी दिखाई है और जीएसटीआर 3B में आपने कितनी दिखाई है। जो फर्स्ट कॉलम है वो ग्रॉस होके आ रहा है, उसमें टैक्स का जो है वो ग्रॉस होके आ रहा है। अगर आपने ज्यादा डिटेल में देखना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 में आपने जितनी लायबिलिटी दिखाई है उतनी ही आपने 3B में भी दिखाई है,
ठीक है ना। तो ये आपका मैच है, आपका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। लेकिन हमने जो नहीं दिखाया वो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे 309 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो 309 रुपए जो हमने नहीं दिखाया था, ये डिफरेंस जो सेल वाला जो हमने नहीं दिखाया था, ये डिफरेंस जो है वो रिवर्स चार्ज वाला है। ओके सर। वो रिवर्स चार्ज वाला है। यहाँ पे 309 रुपए रिवर्स चार्ज के अंदर 2B में आया था आईटीसी, तो लेकिन हमने 3B में वो नहीं दिखाया, ठीक है ना। लेकिन हमने वो 3B में नहीं दिखाया, ना ही लायबिलिटी सेक्शन में और ना ही आईटीसी क्लेम वाले सेक्शन, ठीक है ना। तो टैक्स कंपैरिजन चार्ट आपने हमेशा जरूर देख लेना है। अगर आपने किसी मंथ गलती करी है या आपका कोई मिसमैच हो रहा है और वो मिसमैच क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आप नेक्स्ट मंथ उसको जरूर एडजस्ट कर लीजिएगा। 3B में हम वापस आते हैं। अगर आप ये चेक करेंगे कॉलम रेड हो रखा है, वो रेड कॉलम इसीलिए हो रखा है क्योंकि जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सारा कुछ ठीक है ना। लेकिन जो हमने लायबिलिटी यहाँ पे दिखानी थी आईटीसी रिवर्सल वाली, जो रिवर्स चार्ज वाली जो लायबिलिटी थी वो नहीं दिखाई थी हमने, वो 2B के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है ना। वो 2B के अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसलिए उन्होंने ये रेड कर दिया। वो ही कहते हैं कि ये आपने गलती कर दी, ठीक है। अगर किसी को जो रिवर्स चार्ज है वो नहीं क्लेम करना हो, मतलब ये मतलब ओनर्स की अपनी मर्जी भी बन सकती है कि वो नहीं लेना चाहता। नहीं वो नहीं होता ना। मैं यही कह रहा हूँ कि कॉलम रेड का मतलब ही इसलिए होता है कि आपने गलती कर दी, ठीक है ना। 2B में जो आपका रिवर्स चार्ज में जो आईटीसी आ रहा था, अगर आप उसको क्लेम नहीं करते हैं, आप उसकी लायबिलिटी नहीं दिखाते हैं, अभी जीएसटीआर 1 भले ही चाहे सही हो, ठीक है ना, तब भी लेकिन ये यहाँ पे ये रेड हो जाता है कॉलम, ठीक है ना। तो ये बताता है कि आपने गलती कर दी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम आते हैं 3.1.1 सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95। बेसिकली जो ई कॉमर्स वाली सप्लाईज होती हैं वो आपकी जो है वो यहाँ पे आती हैं। ई कॉमर्स वाली सप्लाईज में जैसे जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम ऑनलाइन जितनी भी हम लोग मीडिएटर को हायर करते हैं अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, तो वो मीडिएटर्स जो होते हैं वो अलग से अपने रिटर्न भरते हैं और आप रिटर्न अलग से भरते हैं। अगर आप जैसे सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें सारी सेल जोमेटो के थ्रू होती है, तो जोमेटो वाली जितनी सेल होगी, जोमेटो वाले जो है वो आपको एंड में एक जो है समरी दे देंगे, मंथली समरी आपको दे देंगे। तो उसमें वो समरी जो होती है वो वहां से आप वो समरी लेके अपनी यहाँ पे सेल के अगेंस्ट टैक्स भर सकते हैं। अगर टैक्स की अमाउंट उन्होंने रख ली है तब आप यहाँ पे भरेंगे टैक्स लायबल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इस कॉलम में भरेंगे। लेकिन अगर टैक्स आपके पास है तो आपने यहाँ पे भरना है फर्स्ट वाले कॉलम, ठीक है ना। टैक्स सप्लाईज ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स पे टैक्स 95। अगर आपके पास सेल के पैसे के साथ टैक्स की अमाउंट का पैसा भी अगर आ गया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपने जो टैक्स भरना है वो आपने यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। वो इस कॉलम में भरना है 3.1.1 में ई कॉमर्स वाला, ठीक है ना। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप सेल की समरी बनाएंगे तो सेल की समरी में आपकी जो ई कॉमर्स वाली सेल है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ई कॉमर्स वाली जो सेल है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ वो सेल इंक्लूड होगी जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जितनी भी लायबिलिटी बनती है जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग, जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी सारी यहाँ पे तो आ गई है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ई कॉमर्स वाली जो होती है वो सेल नहीं दिखाई जाएगी, उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ई कॉमर्स में अगर आपने टैक्स भरना है, अगर आपको टैक्स रिसीव हुआ है तो आपने इस कॉलम में दिखाना है, अगर आपने टैक्स रिसीव नहीं किया है तो आपने वो इस कॉलम में दिखाना है। सर ये डेटा तो जीएसटीआर 1 से भी ऑटो पॉपुलेट होके आ सकता है ना? जी जी, वो जीएसटीआर 1 से भी पॉपुलेट होके आ सकता है, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो ये कॉलम आपको ध्यान में रखना है। सर इसमें अगर ऑनलाइन सर फ्लिपकार्ट ये सारे पे भी ऑनलाइन सेल होता है तो वो भी इसी में जाएगा ना सर? जी जी, वो इसी में जाएगा क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो टैक्स का पैसा नहीं रखता है, वो टैक्स के पैसे आपको वापस कर देता है। तो आप ही तो टैक्स भरेंगे ना उसकी अपनी सेल के ऊपर, तो वो सेल का टैक्स का पैसा जो है वो आपने यहाँ पे दिखाना है फर्स्ट वाले कॉलम। और अगर सर वो जो ऑनलाइन सेल के प्लेटफॉर्म है वो मल्टीपल हो, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा के मतलब तो वो आपने कंबाइन करके दिखाना है, वो आपने कंबाइन करके यहाँ पे दिखाना है 3D के अंदर,
ठीक है, combine। अगर वो आपने कंबाइन करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया 3.1.1 सबको। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर ई कॉमर्स वाली सेल नहीं थी, इसमें आएगी ई कॉमर्स वाली। ठीक है ना, अब हम थर्ड आते हैं 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होती है? जो वो वाली सप्लाई जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई अगर सेल करी है, तो वो वाली सप्लाई जो होती है वो आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट आपने जो भी कोई भी किसी तरह की सेल करी है, मतलब क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर तो होता नहीं है। ठीक है ना, और जो कंपोजिशन वाले होते हैं वो उनके पास भी जीएसटी नंबर होता है, लेकिन उनकी जो आईटीसी होता है वो काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आपने उनको सेल करा है तो वो वाला टैक्स के अमाउंट आप यहाँ पे शो कर देंगे, लेकिन वो कंपोजिशन वाला जो है वो आईटीसी नहीं ले सकता उसका। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आता है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, कोई भी अगर सेल करी है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो यहाँ पे शो होगी। देखिए इसमें फर्क क्या है कि ये जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है ना, B2C जो होती है, B2C की सारी सेल आपकी 3.1 वाले कॉलम में तो आएंगी, लेकिन अगर आपने कोई इंटर स्टेट पे B2CL लार्ज पर्सन वालों को जो करी है, वो आपकी जो है वो यहाँ पे शो होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस कॉलम में B2C स्मॉल यूजर्स वाले जो होते हैं वो तो आ जाएगी इसके अंदर, लेकिन B2C लार्ज यूजर्स को अगर आपने कोई सप्लाई करी है, अगर आपने सेल करी है और आपने कोई टैक्स लगाया है उसके ऊपर, तो वो टैक्स के अमाउंट आप यहाँ पे दिखाएंगे इंटर स्टेट सप्लाई। सर जैसे आप उसमें बोल रहे हो कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है, अगर वो विद इन स्टेट होगा और वो लार्ज स्केल का ही होगा B2C, तो क्या वो 3.1 में आएगा? B2C लार्ज में विद इन द स्टेट में नहीं होती है सप्लाई। अगर आप GSTR 1 को चेक करेंगे तो GSTR 1 के अंदर कॉलम है कि आप विद इन द स्टेट B2C लार्ज में नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करने देगा वो स्टेट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो हो गया वो हो गया सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेकंड कॉलम जो है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जो कंपोजिशन वाले जो होते हैं, जिनकी कंपोजिशन के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आपने उनको सेल करी है तो उनका जो टैक्स है, उनकी जो सप्लाई है वो आपने यहाँ पे दिखानी है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोजिशन वालों के साथ हम लोग काम करते हैं या फिर उनके साथ कोई भी सामान खरीद देते हैं, तो उनको जब आप सेल करेंगे तो वो वाले जो बिल्स हैं, वो बिल्स के अगेंस्ट जितना भी टैक्स उसके ऊपर लगा है वो आपने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, फिर थर्ड है सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर्स। यूआईएन होल्डर्स जो होते हैं बेसिकली वो जो भी आपके जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले हो गए, ये वो चीजें होते हैं। अगर सिंप्लीफाइड में मैं बताऊं, ये देखिए, व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज दे मस्ट मेक श्योर टू मेंशन द यूआईएन ऑफ द रिसिपिएंट। यूआईएन बेसिकली क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका होगा यूनिक। इसमें बेसिकली जो पार्टीज होती हैं, जो पर्सन होते हैं, ये स्पेशल टाइप के जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर उनको एक छूट होती है कि जो आपके नॉर्मल टैक्स रेट्स होते हैं वो टैक्स रेट्स पे वो काम नहीं करेंगे, वो एक स्पेशल टैक्स रेट्स पे काम करेंगे। अगर आप कंपोजिशन जैसे हम लोग समझते हैं, कंपोजिशन में क्या होता है, जब वो सेल करते हैं तो वो नॉर्मल टैक्स रेट्स नहीं लगाते हैं, वो जो सेल करते हैं वो उसमें सिर्फ 1% या 2% ही लगाते हैं। ठीक है ना, तो सेम जो है वो यूआईएन वाले भी होते हैं, वो भी जो होते हैं वो स्पेशल टैक्स रेट्स लगाते हैं। ठीक है ना, ये स्पेशल जीएसटी स्कीम्स के अंडर आते हैं। अगर आपने उनको कोई सेल करी है तो वो सेल आपने यहाँ पे दिखा दें। ठीक है, ये क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स आपके। ये तीनों पॉइंट जो है, इन तीनों का टेक्स्ट मिला के आपका GSTR 1 के साथ मैच करेगा। ठीक है ना, बेसिकली 80% जो होते हैं वो ई कॉमर्स में नहीं होते हैं, या ई कॉमर्स में नहीं ले रखा होता है, या लार्ज B2C लार्ज में नहीं दे रहे होते हैं, उनका सारा जो होता है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो B2C लार्ज वाले भी यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, तो उनका डाटा यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगा, लेकिन उनका तीनों का टेक्स्ट यहाँ पे प्लस होके आएगा। जैसे कि GSTR 1 में अगर हम समरी देखते हैं, समरी में लास्ट में हमारा IGST जितना आ रहा था, IGST उतना इन तीनों को मिला के आएगा।
ठीक है ना, तो वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा 3B भरने से पहले। बेसिकली ये होता तो ऑटो कॉपरेटेड है, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई हैव वन क्वेश्चन कि अभी मैंने आपसे पूछा कि B2C लार्ज CGST और SGST में आपने बोला नहीं होती, मतलब वो GSTR 1 में नहीं होती, तो हम ये नहीं कर सकते। GSTR 1 में भी आप जब उसको फाइल करोगे तो GSTR 1 में B2C लार्ज के अंदर आप उसको फाइल करोगे। मैं यहाँ दिखा देता हूँ फिर से एक बारी। अगर आप GSTR 1 चेक करेंगे तो B2C लार्ज इनवॉइसेस जो है वो ये वाले इनवॉइसेस होते हैं, और B2C जो होते हैं वो अदर्स ये वाले होते हैं, ठीक है ना। तो B2C लार्ज का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए से ऊपर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है अगर, ठीक है ना, और इंटर स्टेट करी है, विद इन द स्टेट नहीं, इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट करी है, तो वो आपको यहाँ पे आएगी। आपने B2C लार्ज की 1.5 लाख रुपए लिमिट लगे नहीं? हाँ, पहले 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए आई। अगर आप ऊपर चेक करेंगे नोट तो उसके अंदर अब 1 लाख रुपए हो गई। ये पहले 1.5 लाख रुपए थी, ठीक है ना। ठीक। वो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए 3B वाले। स्टेट ओके। अब हम आते हैं GSTR 3B के ITC वाले कॉलम। देखिए ये जो कॉलम है ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा सबको। इसको बताने से पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। 5th कॉलम ये होता है एग्जेम्प्ट नेल और नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज। अगर आपने कोई भी सप्लाई ऐसी करी है, इनवर्ट सप्लाईज आपके पास अगर आई है जो नॉन GST वाली है या कंपोजिशन वाली है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट सप्लाईज के अंदर, ठीक है ना। ये बेसिकली होती कमी है, लोगों के पास ही ज्यादा कमी होती है, ज्यादा नहीं होती है। अगर कोई आती है इनवर्ट सप्लाई है, देखिए ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये इनवर्ट सप्लाई है, तो वो आपने यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। अब हम आते हैं एलिजिबल ITC सर वाले मुझे कॉलम एक क्वेश्चन था सर, जैसे कैंटीन का एक्सपेंसेस होता है या स्टाफ वेलफेयर का, तो उसमें हम GST नहीं देते हैं, जी है ना? तो वो वाली सप्लाई इसमें आएगी जो आप बता रहे हैं एग्जम्प्टेड मील रेटेड में? जी जी, वो आप उसको एग्जेप्टेड में ले सकते हैं। देखिए वो उसका इनकम तो पार्टी चार्ज कर रही है, बट जब मेरे पास आ रहा है जी तो मैं उसका TDS काट के मैं टोटल अमाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ, बट मैं GST नहीं ले रहा हूँ। जी, तो वो हाँ। देखिए वो सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आप इस कॉलम में भी कर सकते हैं, एलिजिबल ITC वाले कॉलम में, ओके सर। ठीक है ना। अगर आप वहां पे उसको दिखाएंगे तो वो होगा तो तब भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ITC तो आपका यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, ओके सर। ठीक है ना। ITC आपका यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, वहां पे जो ITC है वो वहां पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा, वैसे नहीं तो सारा का सारा ITC जो है आपका यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, ओके ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पे कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा टफ कॉलम है, तो मैं ध्यान से कहूंगा कि सब एक बार ध्यान दें। देखिए ITC वाले कॉलम में तो पहला कॉलम जो है वो A कॉलम होता है, जहाँ पे ITC किस किस तरह के आपको मिलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो है वो है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट आपको ITC मिल रहा है, आपने जितने अमाउंट पे करी है कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करी है कुछ सामान बाहर से मंगवाने का, तो वो वाले जो ITC होते हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ये फिगर्स वैसे ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं। अगर आपका कस्टम ड्यूटी वाली जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, तो यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो इंपोर्ट वाली जो चीजें हैं कि आपने इतना इंपोर्ट किया है, पेमेंट आपने इतनी करी है, तो वो सारी जो है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं होती है तो आप उसका जो भी ITC है वो इस कॉलम में लेंगे, ठीक है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर। सेकेंड है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है। अगर आपने कोई सर्विसेज बाहर की कंट्री से ली है, जैसे जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं या फिर डेवलपमेंट वाले होते हैं, वेब डेवलपमेंट, कोई भी जैसे ऑनलाइन कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे वो रिमोट वर्किंग होती है जिनकी, जैसे उनमें क्या होता है कि उनमें गुड्स वगैरह का जो होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। वो वाली जो सर्विसेज होती हैं, अगर आपने किसी बाहर वाली कंट्री से ली है तो वो उसके अगेंस्ट आपको जो भी है IGST अगर मिलता है, अगर आपको ITC कोई मिलता है तो वो आपने यहाँ पे शो कर देना, ठीक है। थर्ड है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज।
मैंने आपको जैसे बताया था कि रिवर्स चार्ज 2P के अंदर जो आपका नजर आ रहा होता है, वो 2P का रिवर्स चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सेम जो है लाइबिलिटी वाले सेक्शन में भी दिखाना होगा, तभी वो आपको रिवर्स चार्ज जो है वो आपका उसका इफेक्ट जो होगा वो नील होगा। हमने अगर यहाँ पे चेक करें तो हमने जो यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे रिवर्स चार्ज 0 कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज 2P का यहाँ पे बनता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहां पे 309 रुपए का 2P में यहाँ पे बन रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे 0 कर रखा है वो, ठीक है ना। हमने यहाँ तो आईटीसी तो लिया ही नहीं, हमने लाइबिलिटी भी नहीं दिखाई है, लाइबिलिटी में भी हमने 0 कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी होती है वो आप पे नहीं करते हैं, वो आप टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्थ है, हेलो, तो जैसे मतलब रिवर्स चार्ज में यही टॉपिक था मेरा कि अगर हम नहीं लेते हैं तो हम ईयर के लास्ट में ले सकते हाँ ईयर के लास्ट में आपको वो क्लैरिफाई करना होगा वो कि आपने आपकी जो लाइबिलिटी है वो सेट ऑफ नहीं होगी। मैं वही कहता हूँ कि टैक्स कंपैरिजन चार्ट हमेशा आपने जरूर देख लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन हमें कोई चीजों का पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो चीजों का जो लाइबिलिटी है वहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो उसमें हमारी जो अभी लाइबिलिटी निकल रही है 309 रुपए की, वो रिवर्स चार्ज वाली ही निकल रही है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको पूरा साल नहीं भरेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो लाइबिलिटी भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको वो लाइबिलिटी तब भी भरनी पड़ेगी कि आपने फ्रेट हायर करा है तो आपको वो लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी। तो जब आपने भरनी है तो आपने लाइबिलिटी वाले सेक्शन में भी दिखा देनी है उतनी अमाउंट, और यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई जो है यहाँ पे भी दिखा दें। देखिए जो लाइबिलिटी वाला सेक्शन होता है वहां पे टैक्सेबल वैल्यू भी आ रही होती है, ठीक है ना। लेकिन जो आईटीसी वाला कॉलम होता है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ टैक्स की अमाउंट आती है। सिर्फ आईजीएसटी कितना लिया, सीजीएसटी कितना लिया, एचएसटी कितना लिया, वो वाली अमाउंट होती है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं आती। अगर सपोज आपने 1 लाख रुपए की परचेज करी है 18% के हिसाब से, तो आपका 18,000 रुपए का जो टैक्स है वही सिर्फ आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे 1 लाख रुपए टैक्सेबल वाला जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा वो। तो ये कॉलम्स को करते वक्त आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कोई टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे ना लिखते, ठीक है ना, सिर्फ टैक्स के लिखे। फोर्थ कॉलम है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपको कोई भी आईटीसी मिलता है तो वो आईटीसी आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा। वो जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो है वो भी जब भी अपने रिटर्न भरेंगे वो नॉर्मल रिटर्न ये वाली नहीं भरते हैं जीएसटीआर 1 और 3 भी, वो जीएसटीआर 6 भरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब वो भरेंगे तो वो आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर नजर आने लग जाएगा वो आईटीसी। तो वो आईटीसी वैसे तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा अगर वो सही में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वो आप एक बार रिकंसाइल जरूर कर लीजिएगा। तो वो आईटीसी जो है आपने यहाँ पे दिखाना है आपको, ठीक है ना। फिर है ऑल अदर आईटीसी, फिफ्थ कॉलम। ऑल अदर आईटीसी जो होता है जो इन आईटीसी को छोड़ के बाकी जितना आईटीसी आपका बच गया तो वो सारा जो है वो आपका ऑल अदर आईटीसी यहाँ के अंदर यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे ये जो आईटीसी आ रहा है ये आईटीसी जो आईटीसी आपका बनता है माइनस क्रेडिट नोट्स, वो वाला आईटीसी आ रहा है, ठीक है ना। ये आईटीसी जो आपका आ रहा है, जो आपका आईटीसी एक्चुअल में बनता है इनको छोड़ के, ठीक है ना, इनको छोड़ के माइनस क्रेडिट नोट्स, जो क्रेडिट नोट्स उसमें शो हो रहे होंगे 2B के अंदर, तो वो आप उसमें लेस कर देंगे तो वो आईटीसी आपका यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। ये आईटीसी आपका जो है आपकी आईटीसी वाली रिपोर्ट से 2B वाली से मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो पीपल क्या करते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी बिल्स यहाँ पे कम है या ज्यादा है, उनके अगर सपोज किसी के 10 बिल हैं उसके पास परचेज में लेकिन 2B के अंदर 9 शो हो रहे हैं तो आईटीसी तो यहाँ पे 9 ही दिखाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं 10वें बिल का जितना भी क्रेडिट होता है तो वो यहाँ पे इसमें प्लस कर देते हैं उस आईटीसी में, या फिर इसको चेंज कर देते हैं इस अमाउंट को। अगर आप इस अमाउंट को चेंज करेंगे तो ये देखिए ये रेड हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी रेड हो जाएगी। रेड का मतलब ये है कि आपने इस अमाउंट को सही मतलब इस अमाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं करी है, आपने इसे ओवरराइड कर दिया। जैसे कि अगर यहाँ पे 74,000 आ रहा है, अगर आप कहते हो कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए आ रहा है तो लोग क्या करते हैं 74,000 की जगह 1 लाख रुपए कर देंगे यहाँ पे। तो 25,000 का जो डिफरेंस होता है वो 25,000 का डिफरेंस जो है
यहाँ पे वो रेड हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में डिफरेंस देखना है कि कितना आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो है वो आपको आईटीसी कंपैरिजन शीट में दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आईजीएसटी हमारा ठीक आ रहा है, जीएसटी और एजीएसटी उसमें गड़बड़ है। आईटीसी कंपैरिजन शीट देख लेते हैं हम लोग एक बारी फिर से। आपने इसमें जाना है फोर्थ कॉलम में, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 2P के अकॉर्डिंग 76,000 आईजीएसटी में आ रहा था, सीजीएसटी और एजीएसटी में 13,000 और 13,000 आ रहा है। सर ये कॉलम ठीक है कहाँ ना? से सर आपने निकाला सर, प्लीज एक बार बताएंगे। जी, आपने सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन इसमें जाना है आपने। जब आप इसमें जाएंगे तो आपने ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जिस ईयर में आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर का। तो सर्च करेंगे आप, यहाँ पे सेल और परचेज दोनों का आपको लायबिलिटी सेक्शंस और जो 2B के अकॉर्डिंग कितना भरा है, 3B के अकॉर्डिंग कितना भरा है, वो सारा नजर आ रहा है। अगर आपने आईटीसी वाला देखना है तो आईटीसी वाले में 4 पॉइंट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से अदर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कंपैरिजन शीट है वो ये कह रही है कि 2B के अकॉर्डिंग, जिस तरह 2B के अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी आईटीसी बनता है वो आपका बनता है ये वाला। आईजीएसटी में 76,000, सीजीएसटी में 13,000, एचजीएसटी में 13,000। ठीक है ना? लेकिन 3B में आपने क्या कर दिया है, 3B में आपने आईजीएसटी कम ले लिया, चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, उनको ही इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सीजीएसटी और एचजीएसटी में आपने जो लिया है वो ऑलमोस्ट डबल ले लिया है। यहाँ अगर आप चेक करें 13,000 है तो ऑलमोस्ट डबल ले लिया है। तो टोटल डिफरेंस आया कितना है, अगर आप लास्ट में चेक करेंगे या फिर उसी मंथ का चेक करेंगे तो शॉर्ट एंड एक्सेस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि 16,000 रुपए आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी के अंदर ज्यादा ले लिया है और 2,000 रुपए आपने आईजीएसटी में कम लिया है। ठीक है ना? देखिए ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछना था जी सर। हाँ जी बोलिए। सर मान के चलिए लास्ट मंथ पे मील रिटर्न हुआ था, ठीक है, मेरा परचेज भी हुआ था लास्ट टू लास्ट मंथ, और इस मंथ सर मेरा जितना भी सर सेल हुआ है, ठीक है, उसमें सर मेरा दिखा जा रहा है कि मेरा आईटीसी मेरे पास कम है, मेरे को कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लास्ट टू लास्ट मंथ का आईटीसी ले सकता हूँ जो जहाँ पे मैं मील रिटर्न भरा था? हाँ वो आप ले सकते हैं। वो आपको आईटीसी कंपैरिजन शीट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि आईजीएसटी जो है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है ना? यानी कि 2,000 रुपए का जो है आपने आईजीएसटी कम लिया है। ठीक है ना? तो कभी कभी अगर आप नील भरेंगे तो वो जीरो दिखाई देने लग जाएगा। 2B में तो दिखाएगा लेकिन 3B में जीरो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो आईजीएसटी है बेसिकली राइट प्रोसीजर यही है कि आप अपने 2B को रिकंसाइल उसी मंथ कर लीजिए। ठीक है ना? तो अगर आप उसी मंथ एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये जो डिफरेंस है आना, ये डिफरेंस आना स्टार्ट नहीं होगा, ये डिफरेंस आपका नील होता जाएगा। उसको रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे 2B में? देखिए रिकंसिलिएशन के लिए आपको अपनी बुक्स का डाटा लेना होगा और आपको जीएसटी 2B का डाटा लेना होगा। जीएसटी 2B आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जीएसटी 2B का डाटा जो एक्सेल में कर सकते हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सेम उनको कंपैरिजन कर लीजिए। अदरवाइज आजकल नहीं तो जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें 2B जो है, 2B अगर आप जेसन में डाउनलोड कर लेते हैं, अगर 2B को आप जेसन में डाउनलोड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड में अगर आप जेसन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो जेसन फाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे जो भी अगर टेली यूज कर रहे हैं या बीसी यूज कर रहे हैं तो अगर आपने चेक किया होगा वहां पे जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिकली बन जाती है, वहां से हम डायरेक्टली जेसन हम लोग फाइल डाउनलोड करके सीधा अपलोड कर देते हैं जीएसटीआर 1 के लिए। ठीक है ना? तो सेम जीएसटीआर 2 के लिए भी होता है। जीएसटीआर 2 अगर आपने रिकंसाइल करना है तो जीएसटीआर 2B का डाटा ये जेसन फाइल जो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे तो वहां पे जीएसटीआर 2B की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी कि कौन सा बिल जो है
आपने नहीं लिया है, कौन सा बिल पोर्टल पे नहीं आया है, और या फिर कौन सा बिल आपने गलत चढ़ा दिया है। बिल तो लिया हुआ है लेकिन आपने गलत एंटर कर दिया है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है ना। तो सारी रिकंसिलेशन आपके पास बन के आ जाएंगी। वो रिकंसिलेशन बेसिकली आपको हेल्प करती है जीएसटीआर 2B को जीएसटीआर 3B में भरने में, ठीक है। सर अब हम जेएसएम फाइल अगर टैली में सपोज चढ़ा देते हैं तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि वो सही है कि गलत है? जीएसएन फाइल जो है वो 2B, मैं बोलता रहा हूँ 2B जो जनरेट होती है वो 2B जब हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो उसके 2 दिन बाद जनरेट होती है। जैसे 11 तारीख जो होता है वो लास्ट डेट होती है। वो तो मैं समझ रही हूँ, जैसे अगर हमने 2B को डाउनलोड कर लिया जीएसएम में और हमने टैली में उसको एक्सपोर्ट मतलब कर भी दिया, उसके बाद हम चेक कैसे किए हैं कि पता कैसे चलेगा कि परचेज के बिल कौन से हमने एंटर करे या कौन से परचेज हमारे उसमें मैं वही कह रहा हूँ, जो नए सॉफ्टवेयर जो हैं, जैसे टैली के जो नए वाला वर्जन आ रहा है, पीसी का जो नया वाला वर्जन आ रहा है, उसमें ऑलरेडी ये फीचर है 2B रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, 2A रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आप अगर उस स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिकंसाइल भी कर देगा वो, और आपको ये बात बता देगा कि आपके 5 बिल जो है वो पोर्टल पे नहीं है, या 6 बिल जो है वो आपके पास हैं, मतलब 5 बिल जो है वो पोर्टल पे नहीं है और 6 बिल जो है वो पोर्टल पे लेकिन आपके पास नहीं है। तो आपने 3B भरने से पहले ये जो रिकंसिलेशन है वो जरूर कर लेनी है। अगर आप एडवांस में नहीं करना चाह रहे तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। एक्सेल फाइल कर लीजिए डाउनलोड। जैसे अगर कहीं जो पार्टीज होती हैं, जो स्मॉल यूजर्स होते हैं, उनके ज्यादा बिल नहीं होते हैं, उनके 20 या 25 बिल ही होते हैं, तो 20-25 बिल को रिकंसाइल करने में मुश्किल से आधा घंटा ही लगेगा या 1 घंटा लगेगा। लेकिन जिनकी परचेजेस हाई होती हैं, जो लार्ज कंपनीज होती हैं, उनकी अगर परचेजेस हाई हैं तो वो हाई परचेजेस को रिकंसाइल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में ये जेसन फाइल जो है उनको मदद करती है डायरेक्ट रिकंसिलेशन में। ये अगर आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद वहां से ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है कि इतने बिल्स आपके पोर्टल पे हैं और इतने बिल्स आपके जो है बुक्स में है फालतू, ठीक है ना। तो अब आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए जीएसटीआर 3B भरने की जो लास्ट डेट होती है वो है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, ठीक है ना। मैं फिर से बताता हूँ, जीएसटीआर 1 भरने की लास्ट डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 2B जो है वो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। मैक्सिमम एक आधा दिन कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन वो जो 7 दिन आपके पास होते हैं, 6 से 7 दिन जो होते हैं जीएसटीआर 3B भरने के लिए, जीएसटीआर 3B की जो लास्ट डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, और जो 6-7 दिन होते हैं तो उसमें आप इन चीजों को रिकंसाइल जरूर कर लीजिए ताकि आप इस एरर से बच सके, ठीक है ना। अदरवाइज आपका ये एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरर जब आता है, ये जो रिकंसिलेशन जो एरर आ रहा है, ये बेसिकली आपको ये नहीं बताएगा कि आपने कहाँ गलती करी है या फिर किस बिल में गलती करी, वो आपको खुद ही बनाना हो, वो स्टेटमेंट जो है आपको खुद ही बनानी हो, ठीक है ना। ये सिर्फ अमाउंट बताएगा कि कितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। अब हम फिर से आ जाते हैं 3B पे। नॉर्मली जो पीपल क्या करते हैं कि वो आईटीसी को ओवरराइड कर देते हैं, वो ओवरराइड कर देते हैं। वो ओवरराइड करने से वो डिफरेंस आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने कितने बिल एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है ना। तो वो तो आपको खुद ही करनी होगी। लेकिन राइट प्रोसीजर इसका क्या है कि आप इस अमाउंट को तो ऐसे ही रहने दें, आप इस अमाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करें, ठीक है ना। आपने जो एडजस्टमेंट करनी है, अब हम आते हैं बी वाले कॉलम, ठीक है। बी वाले कॉलम में जो है आईटीसी रिवर्स, ये कॉलम है। फर्स्ट कॉलम जो है एज पर रूल 3842 सेक्शन 17(5), ये जो रूल होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जैसे कि लास्ट टाइम हमारी किसी से बात हो रही थी कि कोई कह रहा था कि हम लोग ये वाला जो आईटीसी है वो नहीं ले सकते हैं, ये वाले एक्सपेंसेस पे नहीं ले सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उन कंडीशंस में क्या होता है कि आप आईटीसी जो है वो कंप्लीट नहीं ले सकते हैं, वो या तो आप हाफ ले सकते हैं या फिर आप 0 लेंगे उसका, ठीक है ना। अगर आपने सपोज एक कार खरीदी, वो कार जो है आपने बिजनेस के लिए खरीदी है, वो बिजनेस के लिए जो कार आपने जब खरीदी तो आप उससे पर्सनल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आईटीसी जो होगा वो आईटीसी आपको पूरा नहीं मिलेगा, वो आईटीसी जो होगा आपको
पार्शियल आईटीसी मिलेगा, यानी कि हाफ अगर आप उसको पर्सनल भी यूज कर रहे हैं और हाफ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जो टोटल आईटीसी है वो हाफ आप यहाँ पे सिर्फ यूज कर सकते हैं, हाफ उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हाफ आईटीसी है वो आपने इस कॉलम में रिवर्स कर देना है। सर इसमें एक क्वेरी और थी मेरा नाम विनोद है सर। जैसे कि आपने बताया कि पार्शल अमाउंट अगर कार का है एग्जांपल के लिए, और जी। कार में चूंकि 28% जीएसटी लगता है तो उसमें मोटा अमाउंट मिलता है इनपुट के। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं उसका अमाउंट अगर ₹1,00,000 हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, जी 25,000 हमने उसका पार्शल अमाउंट ले लिया, 25,000 छोड़ दिया, ठीक है। जी लेकिन हमने जब देखा कि यार साल भर बाद में, साल भर से पहले हमने उसको कार को वापस रिसेल भी कर दिया, जी तो इसमें क्या उसको आईटीसी को वापस रिवर्स करना रहेगा? जी उसमें भी रिवर्स करना होगा। जितनी रिवर्स की कितना परसेंट रिवर्स करना पड़ेगा? और मैं वही जी। वो जितना आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया है, जैसे कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स में क्या होता है डेप्रिसिएशन लगता है, एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होता है तो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग आप उस आईटीसी को रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। आप जो रिवर्स करेंगे आईटीसी को वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग रिवर्स करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कोई गाड़ी खरीदी ₹1,00,000, ठीक है ना। जो आपका ये वाला कॉलम है आईटीसी रिवर्स फर्स्ट वाला एज पर रूल 3842 वाला, आपने एक गाड़ी खरीदी ₹1,00,000 की, आपने इसके ऊपर 18,000 रुपए, मोटा मोटा एक रफली फिगर ले रहा हूं मैं, 18,000 रुपए आईजीएसटी आपको आईटीसी मिल गया, ठीक है ना। टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 1,18,000 रुपए, ठीक है। ये आईटीसी आप तभी ले सकते हैं जब ये पूरी गाड़ी, ये जो पूरी कार है, जो ये पूरा प्रोडक्ट है वो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर ये बिजनेस और पर्सनल दोनों यूज हो रहा है तब आप उस कॉलम में क्या करेंगे, आप इसको 50% सिर्फ आईटीसी क्लेम करेंगे, 50% क्लेम नहीं करेंगे। तो यानी कि 9,000 रुपए जो है वो आप रिवर्स कर देंगे। तो ये बताने का मतलब ये था कि यहाँ वाली फिगर आप नहीं चेंज करेंगे, आप यहाँ पे तो आपको 18,000 ही नजर आएगा। अगर सिर्फ 18,000 का एक बिल ही आया अगर, तो यहाँ पे आपको 18,000 ही नजर आएगा। तो आप इसको ओवरराइट ना करिए, इसको आप 9,000 ना करिए, ठीक है ना। इसको 18,000 ही रहने दीजिए, लेकिन 9,000 रुपए जो है वो आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। वो कॉलम जो है वो 9,000 रुपए है वो आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया। हेलो सर, काफी सारे लोग ऐसे करते हैं ना, जो ओनर होते हैं वो कार को बाय कर लेते हैं पर वो उस कार को यूज भी पर्सनल करते हैं, पर फिर भी वो उसका आईटीसी ले लेते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो सही प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस में जब ऑडिट होगा तब आपको तब भी वो रिवर्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी दिन ऑडिट हो गया, जीएसटी का कुछ हो गया, अगर उनको ये बात सही में लग गई या फिर उनको साबित हो गई कि ये पर्सनल भी यूज हो रही है, तब आपको वो रिवर्स करना ही पड़ेगा वो आईटीसी। तो इससे बेटर है कि आप वो वाला आईटीसी यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। पार्शियल वाला जो आईटीसी है वो यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब अगर ये गाड़ी आपने खरीदी है, सपोज आज खरीदी है और 10 साल की इसकी वैल्यू है, 10 ईयर्स की इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। नॉर्मली वैसे 15 होती है, मैं 10 लेके चल रहा हूँ। 10 का मतलब ये होगा कि हर साल 1,00,000 रुपए इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, सच 10,000 रुपए इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो 10,000 जब वैल्यू कम होगी तो आप ये समझिए कि 9,000 का जो आईटीसी ले रखा था, 18,000 वाला जो आईटीसी था, 18 में से 9 तो आपने रिवर्स कर ही दिया, तो 18,000 में से जो आपका आईटीसी है वो भी आपका एक तरह से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आईटीसी आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 10% लेके चलेंगे तो 1,800 रुपए आपके यहाँ पे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे हर साल इस गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर अब आप इसको सेल करते हैं, ठीक है ना, अब आप इसको सेल करते हैं 80,000 रुपए में, ठीक है ना, तो 80,000 में जो आईटीसी लगेगा, जो आईटीसी लगा के आप जब सेल करोगे इस प्रोडक्ट को, नॉर्मली ये एसेट्स है, एसेट्स को आप सेल तभी कर सकते हो जब आपको ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर आपको कुछ और चेंज करना है या कोई नई चीज लेनी है। तब आप उस केस में क्या करोगे, आप 80,000 रुपए के ऊपर सिर्फ उतना ही आईटीसी लगाओगे जितना 80,000 के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि 1,800 प्लस 1,800 तक 18,000 माइनस 1,800
माइनस 1800, 20% आप आईटीसी जो है वो आप इसमें रिवर्स कर देंगे। 20% आईटीसी जो है वो आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 9000 तो ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स कर ही दिया आपने, तो ये भी इसमें रिवर्स हो जाएगा अगर ये पार्शियल भी यूज हो रही है, ठीक है ना। तो आप इसके ऊपर जो आईटीसी लगा के बेचेंगे वो 5400 रुपए का लगा के बेचेंगे, तो बाकी का जो आईटीसी है वो आप यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। सर हाँ जी सर बोलिए। एक चीज पूछना था सर आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे 1 लाख वाली सर कार का, सर वो जी। पर्सनल और बिजनेस दोनों में यूजर है, इसलिए सर 9000 का आईटीसी रिवर्सल में कर दिया है। जी सर ये 8000 वाला और एक बार बोलिए ना, यहाँ पे सर थोड़ा लिंक डिस्टर्ब हो जा रहा था। 8000 या 80,000, 80,000 का, हाँ ये हाँ। क्या बोल रहा था? ये बेसिकली अब क्या हो रहा है कि ये आपने कहा कि चलो अब ये गाड़ी हम बेचते हैं, ठीक है ना। आप इस गाड़ी को जो सेल करने लगे हैं वो 80,000 में सेल करने लगे, ठीक है ना। तो आप 80,000 रुपए के ऊपर 9,000 रुपए आईटीसी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने तो 9,000 रुपए यहाँ पे क्लेम किया था, तो अब 9,000 रुपए आईटीसी नहीं लगा सकते। आप इसके ऊपर कितना आईटीसी लगाओगे, जितना उसकी 80,000 के अकॉर्डिंग आईटीसी बनता है। अगर हम 80,000 की वैल्यू 1 लाख रुपए के ऊपर निकालें तो ये 80% हो गया, तो आप 80% आईटीसी ही इसका लगाएंगे जो आपने क्लेम करा है। आपने क्लेम 18,000 किया था ना, तो 18,000 वाले में से 80% आप लगाएंगे, और अगर आपने 9,000 पहले से रिवर्स कर दिया है तो 9,000 और इसमें रिवर्स हो जाएगा। आप जो है आईटीसी जो क्लेम करेंगे वो इसका 80% क्लेम करेंगे, वो होता है 14,400, ठीक है ना। लेकिन आपने 9,000 तो पहले ही रिवर्स कर दिया था, तो इसका जो हो जाएगा अमाउंट वो हो जाएगा 5,400। तो जो आप सेल करेंगे उसको 5,400 पे करेंगे, तो बाकी का जो 1,800, यहाँ पे अगर 20,000 हम लें, 20,000 की वैल्यू अगर आपने 1 महीने बाद ही भेज दी, अगर 2 महीने बाद ही भेज दी, तो यहाँ पे 20,000 के अकॉर्डिंग 3600 रुपए बनता है, ठीक है ना। 18% का जो होता है, लेकिन आपने हाफ तो पहले ही रिवर्स कर दिया है, तो आप इसका कितना हो जाएगा, 1,800 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1,800 जो है, ये 1,800 आपने यहाँ पे रिवर्स कर देना है तेल वाले वाले। तो इसको और एक बार समझाइएगा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा ये देखिए, complicated थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप पॉइंट समझा मैं भी बाद में समझाता थोड़ा हूँ। इसी तरह समझाइए ना थोड़ा सा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये पॉइंट मैं बाद में समझाता हूँ आपको। सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप पार्शियल यूज कर रहे हैं तो पार्शियल आईटीसी जो है वो आप इस कॉलम में रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। वो आप इस कॉलम में रिवर्स कर देंगे, इस अमाउंट को चेंज नहीं करेंगे। 18,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। 18,000 आपने नॉर्मली क्या करते हैं पीपल के 18,000 को ओवरराइड करके 9,000 रुपए यहाँ पे कर देते हैं, तो आपने ये नहीं करना है। आपने 18,000 यहीं पे रहने देना है, आपने 9,000 रुपए जो है वो यहाँ पे रिवर्स कर देना है, ठीक है ना, आईटीसी रिवर्स में। अभी सिंप्लीफाइड में अभी इतना ही चलते हैं। ये वाला जो एडवांस पॉइंट है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको आगे फिर समझ नहीं आ पाएगा वो। सर इसका ठीक है। कितना यूज पड़ता है कभी भी अपन रिटर्न भरते हैं तो, ये जो आप बता रहे पार्शियल वाला, जी सर इसमें मतलब मैक्सिमम केसेस में रहता है कि रेयर केसेस में ही ऐसा? नहीं, रेयर में होता है ये। आपको चेक करना होगा कि आप किस आइटम के ऊपर आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको पहले जो है उसको चेक करना होगा। जीएसटी वाला जो टोटल बुक्स जो है वो मैं आपको इस बार ही शेयर कर दूंगा आज, ठीक है ना। उसमें सारे सेक्शन है, सारी आईटीसी अकॉर्डिंग क्या जो भी होता है वो मैं यहाँ पे आज शेयर कर दूंगा। तो आपको वो चेक करना होगा कि अगर वो सही में बिजनेस के लिए यूज हो रही है तब तो उसको 18,000 पूरा क्लेम कर लीजिए, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तब आप उसको यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए हाफ अमाउंट। कोई भी आइटम ऐसी है, कोई भी, चाहे वो गाड़ी है या फिर कोई ऐसी मशीनरी है जो घर पे भी आप ले जाते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, जो सर सेकेंड हैंड कार्स का डील करते हैं तो वो लोग सर जब परचेस करते हैं किसी पार्टी से जिसका सर जीएसटी नंबर नहीं है, किसी इंडिविजुअल ओनर से जब परचेस करते हैं तब सर उसको जी। कैसे दिखाते हैं, अपना बुक्स में कैसे दिखाते हैं? नहीं, किसी इंडिविजुअल से आप परचेज करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। सर तो कार उसके जो है GST कार नंबर डीलर है, जो कार डीलर है जो सेकेंड हैंड कार में डील करते हैं ना, जी आप लोगों को आप तो उन लोगों को जीएसटी दिखाना पड़ता है सेकेंड हैंड कार डीलिंग्स में, जी। तो सर वो लोग कैसे दिखाते हैं? वो लोग जो है वो तो अब जितना टैक्स उन्होंने कलेक्ट करा है वो तो उतना टैक्स भरेंगे ही भरेंगे गवर्नमेंट,
उन्होंने आपसे पूरा ही पैसा लिया ना, ऐसा तो नहीं है कि आपसे 18,000 रुपये नहीं लिए होंगे, वो तो पूरा टैक्स उन्होंने अगर लिया है आपसे तो पूरा टैक्स ही भरेंगे वो, लेकिन आप आईटीसी जो है वो हाफ क्लेम करेंगे। मेन तो मतलब ये चीज होगी कि उन्होंने 18,000 तो पे किया ही किया है ना, अब जरूरत है कि हम उनसे लोन दे रहे हैं। जी ठीक है, ओके। ठीक है। और लास्ट जो है सेकंड वाला है वो अदर्स है। अदर्स में बेसिकली क्या होता है कि जो पार्शियल वाले केसेस नहीं है, उसके अलावा अगर आपने कोई आईटीसी ऐसा है जो गलत आपके पास काउंट हो गया है, वो वाला अगर आपने रिवर्स करना है तो वो अदर्स में आप उसको रिवर्स कर देंगे। जो गए वो हो गया। हाँ, इसमें ये मैं फिर से दिखा देता हूँ 3B में। जो अदर्स वाला है, अदर्स वाले वो बिल्स हो जाएंगे जो बिल्स के अकॉर्डिंग आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आईटीसी जो है वो आईटीसी आपका यहाँ पे रिवर्स कॉलम पे दिखा देंगे अदर्स वाले, ठीक है। दोनों कॉलम है रिवर्स के, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पार्शियल वाले के लिए है और ये फुल वाले के लिए, जिसमें आप फुल रिवर्स कर रहे हैं। आपको आईटीसी यहाँ मिल गया, आईटीसी आपको अमाउंट लास्ट मंथ में सर मैंने अगर कुछ एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया था सर, तो उसको रिवर्स करने के लिए अदर्स वाले में यूज करना जी, वो अदर्स वाला आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई लास्ट मंथ एक्सेस क्लेम कर लिया है तो आप उसको रिवर्स करने के लिए इस कॉलम को यूज कर ले, अदर्स वाले, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार वापस से जब अपन क्लासेस होगी ना, उसमें एक बार ये जो टैक्स समरी वाला जो पोर्शन था अपना, इसमें की डिटेल्स आ रही थी, भाई अपना इनपुट करा, क्लेम किया हमने तो रॉन्गली क्लेम किया नहीं किया, जीएसटी अपन फाइल किया तो उसमें रॉन्गली फाइल किया नहीं किया, सही फाइल किया, तो उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो चीजें हैं उसमें मैं बिल्कुल ये ब्रीफ कर दूंगा मैं आपको। और एक एक्सेल शीट भी शेयर कर दीजिए सर प्लीज, उसमें क्या भाई एटलीस्ट इनपुट आउटपुट का मैच करके एटलीस्ट हमारे पास में थोड़ा सा यूं हो जाए कि हमारे पास में जो बैलेंस हो वो हमारा एज पर बुक्स के एज पर पोर्टल के अकॉर्डिंग मैच होता रहे। हाँ वो भी मैं कर देता हूँ। पहले मैं ये डॉग शेयर कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये तो देखिए, ये जो बुक है ये बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।